दीवार पर दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए दिन भर घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। दिन में 8 घंटे नहीं बल्कि 16 घंटे काम करना शुरू कर दो। 8 घंटे के काम से तो केवल जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो सकेगी। जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, मान सम्मान दौलत शोहरत, तो 8 नहीं 16 घंटे काम करो। 1 साल के लिए पूरी तरह से गायब हो जाओ। अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करो और अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। दुनिया की नज़रों में गायब हो जाओ। दुनिया को मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। बस अपनी तैयारी पे ध्यान करो। 1 साल में सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। नमस्कार साथियों, सभी कैसे हो? हमारी बात चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं उपयोगिता के टॉपिक को लेकर। इसके संबंध में 5 क्लासें हमारी हो चुकी है। अभी तक वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो क्लासें जरूर देखें। ये जो टॉपिक है ये राजनीति विज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक में से देखने को मिल जाते हैं साथियों। अभी तक की बात करें तो हमने राजनीति का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत के तत्व, प्रकृति, प्रकार, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व आदि टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति को लेकर। राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। क्लास को अच्छे से समझना है और प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझना है, नोट कर लेना है और अच्छे से याद करना है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहने वाली है साथियों। एक बार तो सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक निर्वाण क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए और आपके जो भी विचार हैं उनको कमेंट के माध्यम से दर्ज कर दीजिए। तो साथियों आते हैं क्लास की तरफ। राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। जैसे साथियों मैंने बात की थी कि राजनीतिक सिद्धांत के 2 अंग हैं। एक है राजनीतिक विज्ञान और दूसरा है राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक सिद्धांत के 2 अंग हैं। एक है राजनीतिक दर्शन और दूसरा है राजनीतिक विज्ञान। दूसरा है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी और राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। पिछली क्लासों में हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंगों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब यहाँ राजनीतिक दर्शन है, इसको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको कभी कभी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ही बोल दिया जाता है। वही राजनीतिक विज्ञान है, इसको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है और कभी कभी इसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान बोल दिया जाता है। तो हम राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति को देखते हैं तो हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति क्या है उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिति पर चर्चा करने के लिए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की स्थिति या राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति, दोनों पर चर्चा करेंगे। तब जाके हमें राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति समझ में आएगी। तब जाके हमें किसकी स्थिति समझ में आ जाएगी? राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति समझ में आएगी।
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांत की स्थिति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। देखो, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो राजनीतिक विज्ञान है उसको कहा जाता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो विज्ञान है उसको कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। देखो, हम 21वीं शताब्दी तक बात करें तो 21वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। न तो राजनीति विज्ञान के पास कोई सामान्य सिद्धांत है, न ही राजनीति विज्ञान के पास अपने अध्ययन के उपकरण है, ना ही कोई अध्ययन पद्धतियां हैं। तो इस तरह से 21वीं शताब्दी तक की हम बात करें, 21वीं शताब्दी तक की बात करें तो 21वीं शताब्दी तक जो राजनीति विज्ञान है इसका विशेष विकास नहीं हुआ। राजनीति विज्ञान का विशेष विकास नहीं हुआ, विशेष विकास नहीं हुआ, क्योंकि न तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उस राजनीति विज्ञान के पास न तो कोई सामान्य सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर इसको समझा जा सके, न ही इसके पास अपने कोई अध्ययन के उपकरण है, न ही इसके पास अपने अध्ययन के उपकरण है, और न ही इसके पास अपने अध्ययन की कोई पद्धति है, न ही इसके पास अपने अध्ययन की कोई पद्धति है। इसलिए इसका कोई विशेष विकास नहीं हुआ। साथियों, आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ अपने नोट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बना लीजिए, और यदि आप नोट्स मेरे साथ नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी लाइनें तो लिखूंगा नहीं और ना ही मैं अलग से लिख पाऊंगा, तो इसके लिए ऑप्शन दूसरा ये है कि नोट्स भी आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। क्लास हमारी निःशुल्क रहेंगी, संपूर्ण जो सिलेबस है वो निःशुल्क रूप से रहने वाला है। पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान की विभिन्न प्रतियोगिताओं का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सभी क्लासें निःशुल्क रहेंगी निर्वाण क्लासेज जयपुर वाले चैनल पर, है ना। और इसके नोट्स भी निःशुल्क रहेंगे, और नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर www.nirbanclasses.com पर, www.nirbanclasses.com। यहाँ आपको निःशुल्क रूप से नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा निर्बाण क्लासेज ऐप पर, निर्बाण क्लासेज ऐप पर भी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान और नेट राजनीति विज्ञान का भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का तो लाइव बैच रहेगा जिसमें पीडीएफ नोट्स डाउनलोड हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज रहेगी 3 तरह की और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, और नेट में भी नोट्स रहेंगे, क्लास रहेगी, और इसमें प्री रिकॉर्डेड क्लास है नेट में, और पीडीएफ नोट्स रहेंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, टेस्ट भी इसमें रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो निःशुल्क रूप से यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। क्लास फ्री है, नोट्स फ्री है, तो आप सुन लीजिए और थोड़ा बहुत जितना लिख पा रहे हैं उतना लिख लीजिए, बल्कि ध्यान पूर्वक इसको सुन लीजिए। समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, और यदि समझ में ही नहीं आया तो फिर रटना पड़ेगा और रटा नहीं जाएगा। वैसे वर्तमान के जो राजनीति विज्ञान से संबंधित जो पेपर बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनमें फैक्ट ज़्यादा हैं, और फैक्ट वाले प्रश्न तभी सोल्व हो पाएंगे जब वो फैक्ट हमें क्या हो, याद हो। तो रटने का काम तो है, लेकिन उनको समझ लें तो फिर रटना आसान हो जाता है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल कंस्टेंट होते हुए सुन लीजिए, बाद में लिख लेना, थोड़ा बहुत जो लिख सकते हो उतना लिख लीजिए ताकि नींद ना आए। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान का कोई विशेष विकास नहीं होता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जाकर, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जाकर राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त विषय के रूप में सामने आता है। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन
एक स्वायत्त विषय के रूप में होता है, या स्वायत्त अनुशासन भी कह सकते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक की बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक स्वायत्त विषय के रूप में ही नहीं होता था, बल्कि अमेरिका में इसका जो अध्ययन होता था ना, राजनीति विज्ञान का अध्ययन, 1940 तक की बात करें तो अमेरिका में राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में होता था। इसके रूप में होता था, इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में होता था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी अंतिम वाला जो पार्ट था 21वीं सदी का, तब जाकर एक राजनीति विज्ञान था, एक स्वायत्त विषय या अनुशासन के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था। इससे पहले इसको इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में पढ़ा जा रहा था। और इसी वजह से डेविड ईस्टन ने लिखा भी है, डेविड ईस्टन ने लिखा है, देखो हमने बात की कि 21वीं सदी तक इसका विशेष विकास नहीं हुआ, न इसके पास कोई अध्ययन पद्धति है, न इसके पास से कोई अध्ययन के उपकरण है, न इसके पास कोई सामान्य सिद्धांत है। इसी के संदर्भ में डेविड ईस्टन ने लिखा कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीति विज्ञान एक ऐसा अनुशासन या विषय है जो अपने स्वरूप को खोज रहा है। तो डेविड ईस्टन ने क्या लिखा, 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान एक ऐसा अनुशासन या विषय है जो अपने स्वरूप को खोज रहा है, जो अपने स्वरूप को खोज रहा है। इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने स्वरूप को खोज रहा है एक ऐसा विषय है जिसके पास न कोई सामान्य सिद्धांत है, जिसके पास न कोई अपनी अध्ययन पद्धति है, जिसके पास न कोई अध्ययन के उपकरण है। यानी एक ऐसा विषय है 20वीं शताब्दी के मध्य तक तो राजनीति विज्ञान, जिसका कोई स्वरूप ही निर्धारित नहीं हुआ है, जो खुद के स्वरूप को खोजने में ही लगा हुआ है। देखो, राजनीति विज्ञान का स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन तो जाकर 1940 में हुआ था अमेरिका में। 1940 से पहले तो इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में इसका अध्ययन होता था। इसकी प्रथम विभागीय पीठ की बात करें, राजनीति विज्ञान के प्रथम विभागीय पीठ की स्थापना 1856 में जाकर होती है, और 1856 में इसकी प्रथम विभागीय पीठ की स्थापना हुई कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, और यहाँ इसकी विभागीय पीठ की अध्यक्षता फ्रांसिस लाइबर के नेतृत्व में होती है। फ्रांसिस लाइबर इसकी विभागीय पीठ के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रश्न बन सकता है, 1856 में राजनीति विज्ञान की प्रथम विभागीय पीठ की स्थापना हुई। 1856 में कहा, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और किसकी अध्यक्षता में, फ्रांसिस लाइबर की अध्यक्षता में। इसके बाद बात करें 1903 की, तो 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1903 में किसकी स्थापना होती है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। कहाँ, अमेरिका में एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसके बाद में 1923 में जा सोशल साइंस रिसर्च कमेटी की स्थापना होती है। सोशल साइंस रिसर्च कमेटी की स्थापना होती है, एसएसआरसी की स्थापना होती है। कब, 1923 में जाकर। अब हम बात करते हैं अमेरिका में राजविज्ञान की प्रगति। अमेरिका में राजविज्ञान की प्रगति या स्थिति। अमेरिका में राजनीति विज्ञान की स्थिति। देखो, हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसको अमेरिका के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति रही, और उसके बाद में फिर विकासशील देशों में इसकी क्या स्थिति रही, इस पे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका में राजनीति विज्ञान की स्थिति।
देखो, अमेरिका में राजनीति विज्ञान का पृथक अनुशासन के रूप में जो अध्ययन प्रारंभ हुआ था, ये 1940 में के बाद प्रारंभ हुआ था, अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था। 1940 तक की बात करें तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन था वो इतिहास के एक उपक्षेत्र के रूप में होता रहा था। तो राजनीति विज्ञान का स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन, स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन जो हुआ अमेरिका में, वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चालू हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले की बात करें यानी 1940 तक की बात करें, 1940 तक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन होता था वो इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में होता था, इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 4 धाराएं दिखाई पड़ती है। तो कौन कौन सी धाराएं हैं और उनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में परंपरागत राजनीति विज्ञान की, परंपरागत राजनीति विज्ञान की 4 धाराएं दिखाई पड़ती है। और इन 4 धाराओं की बात करें तो पहली धारा है विधिवादी धारा। पहली धारा विधिवादी धारा। वहीं दूसरी धारा की बात करें तो दूसरी धारा है सुधारवादी धारा, सुधारवादी धारा। तीसरी धारा है दार्शनिक या शाश्वत धारा, दार्शनिक या शाश्वत धारा। प्रश्न सीधा ही बन सकता है यहां से कि अमेरिका में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विकास के संबंध में कौन सी धारा है, कौन सी नहीं है, इस तरह से बन सकता है। और चौथी धारा यहाँ जो दिखाई पड़ती है वो है अनुभववादी या यथार्थवादी धारा, अनुभववादी या यथार्थवादी धारा। तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अमेरिका में 4 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। पहली धारा है विधिवादी धारा, दूसरी धारा है सुधारवादी धारा, तीसरी धारा है दार्शनिक या शाश्वत धारा और चौथी धारा है अनुभववादी या यथार्थवादी धारा। चारों को विस्तार से समझते हैं। पहले हम ले लेते हैं विधिवादी धारा को। पहले हम ले लेते हैं विधिवादी धारा। देखो, विधिवादी धारा का जो स्रोत था वो था यूरोपीय महाद्वीप। विधिवादी धारा का स्रोत यूरोपीय महाद्वीप था और विशेष रूप से यूरोपीय महाद्वीप में भी जर्मनी, विशेष रूप से यूरोपीय महाद्वीप में भी किसी देश की बात करें तो वो देश था जर्मनी। अर्थात विधिवादी जो धारा है इसका विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ और यूरोप में भी विशेष रूप से जर्मनी में हुआ और यहीं से ग्रहण की इस धारा को अमेरिका ने ग्रहण किया। इसके विचारकों की बात करें यानी समर्थक विचारक जो है इसके बर्गेश है, जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम और गार्नर गेटेल आदि। यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन से विद्वान विधिवादी धारा के समर्थक हैं या नहीं हैं। जिस तरह से आपकी बार एक प्रश्न आया था कि संदर्भवादी दृष्टिकोण से संबंधित विचारक कौन से हैं, प्रश्न था। ये जो आरपीएससी 2025 का जो पेपर था इसमें प्रश्न था। विचारक बर्गेस हो गया, जॉन ऑस्टिन हो गया, जर्मी बेंथम हो गया, गार्नर हो गया, गेटेल हो गया आदि इसके समर्थक विचारक हैं। प्रश्न आ सकता है, याद रख लीजिएगा। और ये जो विधिवादी धारा के समर्थक हैं इन्होंने राज्य और सरकार का विश्लेषण, राज्य और सरकार का विश्लेषण वैधानिक दृष्टिकोण से किया है। राज्य और सरकार का विश्लेषण इन्होंने वैधानिक दृष्टिकोण से किया है। वैधानिक यानी कानूनी दृष्टिकोण,
वैधानिक यानी कानूनी दृष्टिकोण। किसी भी सरकार, किसी भी राज्य में कौन से कानून है, उस कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या है ना, पूरी तरीके से कानूनों का अध्ययन। राज्य और राजनीति का, राज्य और सरकार का विश्लेषण इन्होंने किस आधार पर किया? वैधानिक आधार पर किया, कानूनी दृष्टिकोण पर किया। और इनका ये जो वैधानिक दृष्टिकोण था ना, इसमें नैतिकता का पुट था, नैतिकता का पुट था, अर्थात प्रत्येक कानून को अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सार्थकता निरर्थकता के आधार पर जांचा जाता था। भी कोई भी कानून है, उससे जनता की भलाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो जनता के लिए उचित है या नहीं है, वो सार्थक है या निरर्थक है, यानी नैतिकता के आधार पर उसको जांचा परखा जाता था। इस तरह से इस विधिवादी धारा में जो वैधानिक दृष्टिकोण से राज्य और सरकार का विश्लेषण होता था, उस वैधानिक दृष्टिकोण में नैतिकता का पुट स्पष्टतः पाया गया है। तो ये पहली धारा हो गई, विधिवादी धारा। दूसरी धारा है सुधारवादी धारा। दूसरी धारा सुधारवादी धारा। और ये जो धारा थी, ये प्रथम महायुद्ध के पश्चात जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो आई थी ना, उनके विरोध में सुधारवादी धारा सामने आती है। इसका जो विकास या उत्पत्ति जो हुई थी, यानी इसका जो स्रोत है वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। प्रथम महायुद्ध के बाद जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याएं पैदा हुई, उनके सुधार के लिए ये सुधारवादी धारा सामने आई। इन विभिन्न जो विचारक थे, इसके जो समर्थक विचारक थे, उन्होंने सुधार पर बल दिया, परिवर्तन पर बल दिया। क्योंकि जो औपचारिक और कानूनी संस्थाएं थी ना, वो फेल हो गई थी। औपचारिक या कानूनी जो दृष्टिकोण था राज्य और राजनीति का, सरकार का, वो क्या हो चुका था? फेल हो चुका था। क्योंकि ये जो औपचारिक या कानूनी दृष्टिकोण थे, प्रथम विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। लीग ऑफ नेशंस बाद में बनी थी, लीग ऑफ नेशंस भी द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई थी। उसके बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ आया 1945 में। इसी तरह से जो आलोचना हुई इस औपचारिक और कानूनी दृष्टिकोण की हुई कि ये जो औपचारिक और कानूनी दृष्टिकोण है ना, ये इस प्रथम विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। और इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विभिन्न समस्याएं पैदा हुई, जैसे कि आर्थिक मंदी आई पूरे विश्व में, उसका समाधान इस कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण के पास नहीं था। तब जो विभिन्न विद्वान थे, वो सारे वाशिंगटन में इकट्ठे होते हैं। यानी सारे जो राज वैज्ञानिक थे, उन्होंने वाशिंगटन में डेरा जमाया। सारे राज वैज्ञानिकों ने वाशिंगटन में अपना डेरा जमाया और वहां डेरा जमा कर ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का विश्लेषण किया और अपने समाधान सुझाए। इन समस्याओं का विश्लेषण किया और समाधान सुझाए, सुधार की बातें की। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुधारवादी धारा कहा जाता है। और ये जो युग था ना, ये सुधारवादी धारा का, ये न्यू डील का युग था। न्यू डील का युग या अमेरिकी प्रगतिवाद का युग था। अमेरिकी प्रगतिवाद का युग था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका था। 1929 के आसपास पूरा विश्व महामंदी के दौर से गुजरा। तब अमेरिका ने अपने विकास के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसको न्यू डील योजना कहा जाता है। तो इस न्यू डील के माध्यम से अमेरिका में विकास पर बल दिया।
और इसी वजह से जो विभिन्न देशों के जो विचारक थे, राजवैज्ञानिक थे, वो अमेरिका में शरण लेते हैं, क्योंकि वहां उनको समस्याओं के समाधान के लिए क्या मिल रहा था? पैसा मिल रहा था। तो सारे वाशिंगटन में गए, वहां डेरा जमाया और विभिन्न जो समस्याएं थी उनके अपने अपने समाधान, सुझाए, सुधार की बातें उन्होंने की थी। ये न्यू डील का युग था, अमेरिकी प्रगतिवाद का युग था। इस न्यू डील योजना की बात करें, न्यू डील योजना की बात करें तो ये एक अमेरिका में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्निर्माण की योजना थी। अमेरिका में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना थी, और ये योजना थी 1929 में, जो पूरे विश्व में महामंदी आई, पूरे विश्व में जो महामंदी आई, इस महामंदी के समाधान के लिए ये योजना थी। और ये योजना जो दी गई थी, ये अमेरिका का तात्कालिक जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने दी थी। अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस योजना को प्रस्तुत किया था। 1933 से 1938 के मध्य ये योजना अमेरिका में चली थी। 1932 में जब ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, इसने जब डेमोक्रेटिक पार्टी से जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन किया, राष्ट्रपति पद के लिए जब उम्मीदवार के लिए इन्होंने नामांकन किया था, तो उस नामांकन में इन्होंने न्यू डील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो प्रश्न आ जाए कि न्यू डील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो न्यू डील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1932 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का नामांकन भरते समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, ये हो गई सुधारवादी धारा। एक बार रिपीट देख लीजिएगा। सुधारवादी धारा, सुधारवादी धारा का स्रोत प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, और इसमें औपचारिक और जो कानूनी दृष्टिकोण था, जिसकी अभी हमने बात की थी, उसका तिरस्कार है, क्योंकि एक औपचारिक और कानूनी दृष्टिकोण था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी, उनका समाधान नहीं दे पा रहा था। साथ ही ये प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा था। सारे राजवैज्ञानिक जो थे वो वाशिंगटन में एक डेरा जमाते हैं, और वहां ये जो विभिन्न समस्याएं थी इनका अपना विश्लेषण करते हैं और अपना अपना समाधान सुझाते हैं। ये न्यू डील का युग था, ये अमेरिकी प्रगतिवाद का युग था। न्यू डील की बात करें तो ये अमेरिका में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्निर्माण की योजना थी, और ये 1929 में जो महामंदी आई उसके समाधान के लिए योजना अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रस्तुत की थी 1933 से 1938 के मध्य। और इस न्यू डील शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया, डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का नामांकन करते समय। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अमेरिका में राज विज्ञान के विकास में जो तीसरी धारा थी वो थी दार्शनिक या शाश्वत धारा। दार्शनिक या शाश्वत धारा, देखो ये अतीतकालीन परंपरा के रूप में सदैव ही विद्यमान रही है। तो दार्शनिक या शाश्वत धारा की बात करें तो ये अतीतकालीन परंपरा के रूप में सदैव विद्यमान रही है। यानी प्राचीन काल में ही बात करें तो प्राचीन काल से ही ये धारा विद्यमान रही है। प्राचीन काल में जो वर्तमान राजनीति विज्ञान विषय है, इसका अध्ययन भी किसके रूप में होता था? दर्शन के रूप में होता था। और इसमें मुख्य रूप से किस पे बल दिया जाता है? क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। यानी इसमें मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व है, मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया
जाता है। मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व का इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी वो क्या, जो समाज है उसमें क्या कमियां हैं, उस समाज में क्या अच्छाइयां हैं, इसका विवरण देने के बाद में फिर पुनर्निर्माण की योजना सुझाई जाती है। यानी वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी, उन कमियों को सुधार करने के लिए एक नई योजना, नई समाज व्यवस्था के निर्माण की बात इसमें की जाती है और फिर पुनर्निर्माण इसमें होता है। इस तरह से जो दार्शनिक या शाश्वत धारा है ये अतीतकालीन परंपरा के रूप में सदैव ही विद्यमान रही है, जिसमें क्या होना चाहिए पर बल होता है। इसमें मनुष्य के तात्कालिक जो सामाजिक अस्तित्व है, यानी मनुष्य की तात्कालिक जो समाज व्यवस्था है उसका मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन भी कैसा, समालोचनात्मक, यानी उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है दोनों का अध्ययन होता है। और इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए पुनर्निर्माण की योजना सुझाई जाती है और फिर समाज व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी इसमें आदर्श होते हैं, इसमें मानक होते हैं, इसमें मूल्य होते हैं, ये हमेशा ही विद्यमान रही है। और नेक्स्ट जो धारा है वो है अनुभववादी या यथार्थवादी धारा। अनुभववादी या यथार्थवादी धारा, ये जो धारा है ये व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि है। सीधा प्रश्न यहां से एक तो ये बन सकता है, व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि है। इसकी चर्चा एक बार फिर और आएगी जब व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे, व्यवहारवाद पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे। व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि, इन व्यवहारवाद की जो शुरुआत होती है वो इस यथार्थवादी या अनुभववादी धारा से ही होती है। व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि कोई धारा है तो वो कौन सी है, अनुभववादी या यथार्थवादी धारा। और इस अनुभववादी या यथार्थवादी धारा का जो पहला महत्वपूर्ण कदम है, इस धारा का पहला महत्वपूर्ण कदम, यह वुड्रो विल्सन की कृति है कांग्रेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेशनल गवर्नमेंट जो 1885 में प्रकाशित होती है। सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि अनुभववादी या यथार्थवादी धारा का पहला महत्वपूर्ण कदम क्या है, तो पहला महत्वपूर्ण कदम है वुड्रो विल्सन की कृति, और कृति का नाम है कांग्रेशनल गवर्नमेंट। याद रखना पुस्तक को, कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885। और ये जो कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 जो वुड्रो विल्सन की पुस्तक है, इस पुस्तक में वुड्रो विल्सन ने अमेरिका का जो संविधान था उसकी कड़ी आलोचना की है। इस पुस्तक में अमेरिकी संविधान की कड़ी आलोचना की है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न आपका एक तैयार होता है कि अनुभववादी या यथार्थवादी धारा में पहला महत्वपूर्ण कदम क्या है, तो पहला महत्वपूर्ण कदम है वुड्रो विल्सन की कृति कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885, जिसमें अमेरिकी संविधान की कड़ी आलोचना की गई है। उसके बाद में 1908, यानी ये जो यथार्थवादी धारा है या अनुभववादी धारा है, इसमें किस पे बल दिया जा रहा है, इसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया जा रहा है, इसमें अनुभव पर बल दिया जा रहा है, ये इसमें यथार्थ पर बल दिया जा रहा है, यानी जो वास्तव में है उसका अध्ययन करना, जो यथार्थ में है उसका अध्ययन करना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय से पहले की थोड़े से पहले की बात करें तो तब से ही जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उसकी आलोचना थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। क्योंकि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो या तो मानक देता है, आदर्श देता है, मूल्य देता है, क्या होना चाहिए पर बल देता है, या क्या था इतिहास में उस पर बल देता है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान की समस्याओं का समाधान क्या है, उस पर वो कम बल देता है, यानी यथार्थ का अध्ययन नहीं करता है। तो इस पे प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही, इन 1885 में पुस्तक आई, उस समय से ही आलोचना थोड़ी थोड़ी क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। यानी व्यवहारवाद की शुरुआत थोड़ी थोड़ी होना प्रारंभ हो गई थी। व्यवहारवाद जाकर
मुख्य रूप से सामने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, लेकिन शुरुआत यहीं से हो गई थी। तो 1908 में दो कृति आती है, एक आती है ग्राम वालास की और एक आती है इसकी आर्थर बेंटले की। ग्राहम वालास की पुस्तक आई ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और आर्थर बेंटले की पुस्तक आई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और इन दोनों ही पुस्तकों में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया है। और परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन तो आधुनिक दृष्टिकोण में होता है, आधुनिक दृष्टिकोण में होता है। इसमें यथार्थ का अध्ययन होता है, इसमें अनुभव का अध्ययन होता है। तो इस तरह से यहाँ से किसकी शुरुआत हो रही है? आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद की शुरुआत हो रही है। यानी परंपरागत राजनीति में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ये दो पुस्तकें आ गई, ग्राहम वालेस ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और दूसरी 1908 में ही पुस्तक आई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और दोनों पुस्तकों की विशेषता क्या है कि दोनों में ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। ग्राहम वालास की बात करें तो इन्होंने मनोविज्ञान की प्रेरणा से व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। और वहीं आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की प्रेरणा से समूह के राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया। तो दोनों में अंतर क्या है? वे दोनों ही राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राहम वालेस है वो व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की बात करता है, और आर्थर बेंटले है वो समूह के व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। व्यक्ति के बजाय समूह के व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। दोनों को प्रेरणा, वालास को प्रेरणा मिल रही मनोविज्ञान से और बेंटले को प्रेरणा मिल रही है समाज विज्ञान से। आर्थर बेंटले ने परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत था उसकी आलोचना की, और आलोचना करते हुए आर्थर बेंटले ने परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, बंजर, औपचारिक, प्रेतवत, पाश्विक, स्थैतिक कहा। तो आर्थर बेंटले ने परंपरागत राजनीति सिद्धांत को शुष्क, बंजर, औपचारिक, पाश्विक, प्रेतवत, स्थैतिक कहा है। तो आर्थर बेंटले की बात करें तो आर्थर बेंटले की 1908 में पुस्तक आ गई, और 1908 में पुस्तक जो आई उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और इस पुस्तक में आर्थर बेंटले ने समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया समाज विज्ञानों की प्रेरणा से, और साथ ही आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना की। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये शुष्क है, बंजर है, औपचारिक है, पाश्विक है, प्रेतवत है, स्थैतिक है।
और यहीं से प्रश्न अब की बार जो आरपीएससी 2025 में जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम हुआ था वहां ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में यही लाइन थी, है ना। वर्तमान में आरपीएससी ने जो 2025 में पेपर लिया था ना, उसमें ये लाइन डाली हुई थी प्रश्न में कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को शुष्क, बंजर, औपचारिक, पाश्विक, प्रेतवत, स्थैतिक किसने कहा है, और कहा किसने है, आर्थर बेंटले ने कहा है। यहां से सीधा प्रश्न था। आपका सामान्यतः प्रश्न होता है कि क्या सर आपकी क्लास और नोट्स से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो अभी तक की हम बात करें, जो हमने नया बैच शुरू किया है निःशुल्क, इस बैच में अभी तक हमने 5 क्लासें ली हैं और आज एक 6ठी क्लास है। और इन 6 क्लासों में मैं 2 प्रश्न बता चुका हूं, जो वर्तमान में जो आरपीएससी ने 2025 में स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम लिया था उसके 2 प्रश्न मैं यहां से बता चुका हूं जो आए हैं। और भी बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, सभी की ऐसे ही चर्चा करते चलेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखो प्रश्न की बात करें ना, तो किसी भी एग्जाम की बात कर ले, प्रश्न किसी भी टीचर के नोट से या किसी भी कोचिंग के नोट से, क्लास से नहीं आते हैं। प्रश्न आते हैं प्रमाणिक पुस्तकों से। फिर आप कहोगे कि आपके नोट से कैसे आए, तो मेरे नोट्स मैंने खुद ने तो बनाए नहीं है कि भाई मैंने खुद को रिसर्च किया, खुद से राजनीति विज्ञान को लिखा है। मैंने भी उन्हीं प्रमाणिक पुस्तकों की सहायता लेते हुए उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट्सों में शामिल कर दिया। इसी वजह से यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। चाहे वो 2025 से पहले का जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ था उसके संदर्भ में मैंने बताया भी था कि 70% से ज्यादा प्रश्न नोट से हैं। इसमें भी मैंने बताया है कि 60, अब की बार थोड़े कम है, 60% से ज्यादा प्रश्न अब की बार भी क्लास नोट से है, क्लास वीडियो से है। अब की बार थोड़ा सा पेपर क्या था, डिफिकल्ट था, और विभिन्न जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वहां से लाइन टू लाइन उठाया गया था। ठीक है, तो आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को शुष्क, बंजर, औपचारिक, पाश्विक, प्रेतवत, स्थैतिक कहता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके आगे, अनुभववादी या यथार्थवादी धारा की हम बात कर रहे हैं। तो आर्थर बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया है। समूह प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया है, यानी विभिन्न जो समूह है उनके राजनीतिक व्यवहार या उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उसके अध्ययन पर बल दिया है। किसने, आर्थर बेंटले ने। और इसी से प्रभावित होते हैं डेविड ट्रूमैन। और डेविड ट्रूमैन की पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। द गवर्नमेंटल प्रोसेस 1951 में ये पुस्तक आती है। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, याद करना, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्थर बेंटले की पुस्तक अभी हमने लिखी थी, इनकी पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में आई, और इनकी है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, इन शब्दों को उल्टा लिखा हुआ है इसमें। ये जो पुस्तक है डेविड ट्रूमैन की, इसमें डेविड ट्रूमैन ने भी आर्थर बेंटले से प्रभावित होकर समूह की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया है। और डेविड ट्रूमैन ने अपनी इस पुस्तक में समूह की स्वायत्तता पर बल दिया है। सीधा ही प्रश्न आ सकता है, स्वायत्तता पर बल दिया है। तो समूह की स्वायत्तता पर बल किसने दिया, डेविड ट्रूमैन ने। पुस्तक इनकी द गवर्नमेंटल प्रोसेस 1951 की पुस्तक। यहां से सीधा प्रश्न आ सकता है। डेविड ट्रूमैन के बाद हम बात करें चार्ल्स ई मैरियम। चार्ल्स ई मैरियम चार्ल्स ई मैरियम है ये व्यवहारवाद के बौद्धिक सृष्टा कहे जाते हैं या माने जाते हैं, और ये यथार्थवादी धारा के प्रमुख राज वैज्ञानिक हैं। ये यथार्थवादी या अनुभववादी धारा के
प्रमुख राज वैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण राज वैज्ञानिक है। और इनकी पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 की ये पुस्तक है, 1925 की ये पुस्तक है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान देने में पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया है। या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसका प्रयोग किसमें हो, राजनीति विज्ञान में हो। यानी राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है, समाज विज्ञान है, उसमें जो अध्ययन पद्धतियां प्रचलित हैं उनका प्रयोग किसमें हो, राजनीति विज्ञान में हो। क्योंकि अभी जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने बात की थी कि 21वीं सदी तक राजनीति विज्ञान का विशेष विकास हुआ ही नहीं था। राजनीति विज्ञान के पास न अध्ययन पद्धतियां थी, न अध्ययन के उपकरण थे, न कोई सामान्य सिद्धांत था। तो चार्ल्स सी मेरियम कहता है कि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं राजनीति विज्ञान के पास। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है और राजनीति को विज्ञान बनाना है, इसके लिए इसमें अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन हो और इसके लिए समाज विज्ञानों की, प्राकृतिक विज्ञानों की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाए। इस तरह से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में प्रतिपादित करने वाले कौन हो जाएंगे, चार्ल्स सी मेरियम हो जाएंगे। और इसी वजह से इनको व्यवहारवाद का बौद्धिक सृष्टा कहा जाता है। सीधा प्रश्न यहां से बन सकता है। इसी वजह से चार्ल्स सी मेरियम को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का बौद्धिक सृष्टा। गॉडफादर इंग्लिश शब्द याद रख लीजिएगा, हिंदी में कुछ अलग ट्रांसलेट हो सकता है। गॉडफादर, व्यवहारवाद का गॉडफादर किसको कहा जाता है, चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देने वाले चार्ल्स ई मेरियम है। यथार्थवादी धारा के विकास में अगली जो पुस्तक है वो 1928 में स्टुअर्ट राइस की आती है, स्टुअर्ट राइस। और इनकी पुस्तक है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक है क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स। तो 1925 में पुस्तक आ जाती है 1928 में। 1925 में तो चार्ल्स सी मेरियम की पुस्तक आई है, 1928 में स्टुअर्ट राइस की पुस्तक आ गई, क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स। और ये पुस्तक है, ये चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक की प्रेरणा है। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी प्रेरणा है। यानी इसी की प्रेरणा के स्वरूप, इस पुस्तक की प्रेरणा के स्वरूप जॉन स्टुअर्ट राइस ने कौन सी पुस्तक लिख दी, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स। तो पुस्तकें भी याद रखिएगा, पुस्तकों से एग्जामों में प्रश्न आते हैं, चाहे आप नेट का एग्जाम दें, आप आरपीएस स्कूल व्याख्याता का दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का दें, किसी भी स्टेट के पीजीटी का एग्जाम दीजिए, टीजीटी का दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। पुस्तकें आती हैं, 3 से 4% तक पुस्तकों के आ जाते हैं, मिलान वाले आ जाते हैं। एक तरफ लेखक होते हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें होती हैं। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की प्रेरणा से लिखी गई है, तो कौन सी है, क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स 1928 जॉन स्टुअर्ट राइस की। यथार्थवादी धारा या प्रवृत्ति है, ये कैटलिन की पुस्तकों में भी दिखाई पड़ती है। यथार्थवादी प्रवृत्ति कैटलिन की पुस्तकों में भी मिलती है।
कैटलिन की पुस्तकों में भी मिलती है। और कैटलिन की दो पुस्तकें हैं जहां यथार्थवादी प्रवृत्ति मिलती है। एक है द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, द साइंस एंड मेथड इन पॉलिटिक्स, ये पुस्तक 1927 की प्रकाशित है। और दूसरी इनकी जो पुस्तक है कैटलिन की, वो है ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये दो पुस्तकें हैं कैटलिन की। और पुस्तकें याद रखिएगा। और कैटलिन की इन दोनों पुस्तकों में यथार्थवादी प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। और कैटलिन ने राजनीति का जो मूल तत्व बताया है वो बताया है शक्ति संबंध। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम पढ़े थे कि राजनीति क्या है, तब भी कैटलिन की चर्चा आई थी। और वहां हमने बात की थी कि कैटलिन ने राजनीति को शक्ति संबंध के रूप में बताया है। तो कैटलिन ने राजनीति का जो मूल तत्व बताया है वो क्या बताया है? शक्ति संबंध बताया है। राजनीति का मूल तत्व कैटलिन के अनुसार शक्ति संबंध है। ठीक है। इसके बाद एक और विचारक है जो शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए थे, लासवेल, हेराल्ड डी लासवेल, शिकागो संप्रदाय। संप्रदाय के विद्वान हैं हेराल्ड डी लासवेल। शिकागो संप्रदाय पर एक बार फिर चर्चा आएगी ना आगे, हेराल्ड डी लासवेल, वहां फिर हम देखेंगे इस शिकागो संप्रदाय को। एक थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। शिकागो संप्रदाय मतलब जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी, उस शिकागो यूनिवर्सिटी के जो विद्वान थे जिन्होंने यथार्थवादी धारा पर काम किया, जिन्होंने अनुभववादी धारा के पर काम किया, जिन्होंने व्यवहारवाद के विकास में योगदान दिया, वो सारे शिकागो संप्रदाय के विद्वान कहलाते हैं। तो हेराल्ड डी लासवेल, इन्होंने भी राजनीति में शक्ति संबंध पर बल दिया है। और इन्होंने राजनीति को, हेराल्ड डी लासवेल ने राजनीति को शक्ति के निर्धारण और सहभाग के रूप में बताया है। शक्ति के निर्धारण व सहभाग के रूप में बताया है। यानी राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का निर्धारण किया जाता है और शक्ति का सहभाग यानी बंटवारा। हेराल्ड डी लासवेल, शिकागो संप्रदाय। तो इस तरह से इस यथार्थवादी धारा 1903 में स्थापित अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, 1923 में स्थापित सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, इन तीनों के योगदान से राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित होता है। तो यथार्थवादी धारा, यथार्थवादी धारा, इसके अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, और सोशल साइंस, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, जो 1923 में स्थापित हुई, ये 1903 में स्थापित हुई काउंसिल। इन तीनों के योगदान से राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त विषय के रूप में या एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित होता है।
है ना। पहले बात कर चुके हैं कि 1940 तक तो राजनीति का अध्ययन था वो इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में हो रहा था। 1940 के बाद जाकर इसको स्वायत्त अनुशासन के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, और जिसमें योगदान किस किस का रहा, यथार्थवादी धारा का रहा, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का रहा, और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का रहा है। अब राजनीति विज्ञान है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वायत्त विषय के रूप में या अनुशासन के रूप में स्थापित हो चुका है। और द्वितीय विश्व युद्ध तक की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में 4 क्षेत्रों को शामिल किया जा चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक इसके विषय क्षेत्र में, किसके विषय क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में 4 क्षेत्र शामिल किए गए थे। इन 4 क्षेत्रों की बात करें, प्रश्न बन सकता है ये 4 क्षेत्रों में से पहला क्षेत्र जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता था वो था राजनीतिक दर्शन या सिद्धांत। दूसरा, राष्ट्रीय सरकारों का प्रशासन, राष्ट्रीय सरकारों का प्रशासन। तीसरा, इसमें जो अध्ययन का क्षेत्र शामिल किया गया वो तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक सरकार। और चौथा जो क्षेत्र शामिल था वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। कि द्वितीय विश्व युद्ध तक की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में 4 क्षेत्र शामिल किए जा चुके थे। राजनीतिक दर्शन या सिद्धांत पहला, दूसरा राष्ट्रीय सरकारों का प्रशासन, तीसरा तुलनात्मक सरकार, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, चौथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। चार्ल्स ई मैरियम, चार्ल्स ई मैरियम, अभी हम बात कर चुके हैं। चार्ल्स ई मैरियम व्यवहारवाद के बौद्धिक श्रेष्ठा कहलाते हैं। पुस्तक इनकी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की इनकी पुस्तक है। चार्ल्स ई मैरियम की बात करें, अभी जो हमने 4 धाराएं पढ़ी हैं अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ की प्रगति या राजनीतिक विज्ञान की स्थिति के संदर्भ में जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की जो 4 धाराएं हमने पढ़ी हैं, इन 4 कालों, मनोदशाओं या धाराओं को चार्ल्स ई मैरियम ने 4 भागों में बांटा है। चार्ल्स ई मैरियम ने भी इनको 4 भागों में बांटा है और इन्होंने 1850 तक, 1850 से लेकर 1900 तक और 1900 से लेकर 1923 तक और 1923 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक। तो चार्ल्स ई मैरियम ने अमेरिका का जो राज्य विज्ञान का जो विकास था उसको 4 कालों में बांटा है। 1850 तक के संदर्भ में ये कहते हैं कि इस समय दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही। दार्शनिक दृष्टिकोण व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रधानता रही, तुलनात्मक पद्धतियों की प्रधानता रही। 1850 से 1900 तक की बात करें तो ऐतिहासिक पद्धतियों की प्रधानता थी। ऐतिहासिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रधानता रही। इसको थोड़ा सा सही करना है, यहां तुलनात्मक नहीं निगमनात्मक, दर्शन के साथ तो निगमनात्मक आएगी ना। दर्शन में प्रयोग किया जाता है निगमनात्मक पद्धति का। इतिहास का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें विभिन्न कालों का, विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का तुलना होती है। तो इतिहास के साथ तुलनात्मक पद्धति की प्रधानता। 1900 से लेकर 1923 तक की बात करें तो यहाँ यथार्थवादी धारा आ चुकी है, यानी प्रेक्षण, मापन, सर्वेक्षण का ये काल है। तो प्रेक्षण,
मापन सर्वेक्षण का काल। 1900 से लेकर 1923 तक प्रेक्षण, मापन और सर्वेक्षण का काल, और 1923 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक की बात करें तो मनोवैज्ञानिक प्रधानता का काल। मनोवैज्ञानिक प्रधानता का काल। ठीक है, तो चार्ल्स मेरियम ने अमेरिकी राजविज्ञान को 4 भागों में बांटा है। 1850 तक दार्शनिक दृष्टिकोण व निगमनात्मक पद्धतियों की प्रधानता, 1825 से लेकर 1950 तक ऐतिहासिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रधानता, 1900 से लेकर 1923 तक की बात करें तो प्रेक्षण, मापन, सर्वेक्षण का काल, और 1923 से द्वितीय विश्व युद्ध तक की बात करें तो मनोवैज्ञानिक प्रधानता का काल। नेक्स्ट, एक कथन है क्रिक का, और क्रिक ने कहा है कि राजविज्ञान का जो विकास है वो अपने समाज के मूल्यों व परिवेश से प्रभावित होता है। राज विज्ञान का विकास अपने समाज के मूल्यों व परिवेश से प्रभावित होता है। राजविज्ञान का विकास अपने समाज के मूल्यों व परिवेश से प्रभावित होता है, ये क्रिक का एक कथन है। तो ये अमेरिका में परंपरागत राजविज्ञान की स्थिति हो गई। अमेरिका में परंपरागत राजविज्ञान की स्थिति हो गई। अब डेविड ईस्टन ने राजविज्ञान के विकास में 2 अवरुद्ध बताए हैं। तो डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जो उत्तर व्यवहारवाद के भी जनक माने जाते हैं, राज विज्ञान विकास का अवरुद्ध। डेविड ईस्टन, राज विज्ञान विकास का अवरुद्ध। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान के विकास में 2 अवरोध बताए हैं। राजनीति विज्ञान के विकास में 2 अवरुद्ध डेविड ईस्टन ने बताए हैं। पहला जो अवरोध बताया है वो बताया है इतिहासवादिता। पहला अवरोध इतिहासवादिता, या इसको भूतवाद भी कह सकते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है, हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवादिता या हिस्टोरिसिज्म। और दूसरा इन्होंने अवरुद्ध जो बताया है वो बताया है एक अवधारणात्मक विचार बंद या वैचारिक रूपरेखा का न होना। एक अवधारणात्मक विचार बंध या वैचारिक रूपरेखा का न होना। रूपरेखा का न होना। अब ये अवधारणात्मक विचार बंद या वैचारिक रूपरेखा क्या है, इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाली क्लास से देखें। वहां डेविड ईस्टन का जब हम पढ़ रहे थे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तब हमने डेविड ईस्टन का अवधारणात्मक विचार बंद का सिद्धांत अच्छे से समझा था। देखो, पहला जो अवरोध है वो है इतिहासवादिता या भूतवाद। डेविड ईस्टन ये कहता है कि ये जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं ये इतिहास से चिपके हुए हैं। ये पुराने विचारों से चिपके हुए हैं, और पुराने विचारों से चिपके हुए हैं। इसी वजह से राजनीति विज्ञान के पास कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है।
इन राजनीति विज्ञान का विकास करने के लिए, राजनीति विज्ञान का एकीकरण करने के लिए और वर्तमान संकटों, वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीति विज्ञान के पास कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो डेविड ईस्टन क्या कहता है कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्री है, ये पुराने विचारों से चिपके हुए हैं, इतिहास से चिपके हुए हैं, नए विचारों का या नए सिद्धांतों का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। और इसी वजह से राजनीति विज्ञान के विकास के लिए, राजनीति विज्ञान के एकीकरण के लिए, राजनीति विज्ञान के सामने आने वाली जो वर्तमान चुनौतियां हैं, वर्तमान जो संकट हैं, उनके समाधान के लिए कोई भी एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। यानी राजनीति विज्ञान किससे प्रभावित है? इतिहासवादिता से प्रभावित है। इसलिए राजनीति विज्ञान का विकास रुका हुआ है, अवरुद्ध है। दूसरा, एक अवधारणात्मक विचारबंद या वैचारिक रूपरेखा का न होना। डेविड ईस्टन की हम बात करें तो डेविड ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल दिया है। और डेविड ईस्टन कहता है कि कोई भी जो राजविज्ञानी है उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए एक सिद्धांत का निर्माण करना। केवल खोज करना, तथ्यों को इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन शोध खोज जो की गई है, जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, उनके आधार पर सिद्धांत भी बनाया जाए। और सिद्धांत का निर्माण किसके आधार पर होगा? अवधारणात्मक विचारबंद या वैचारिक रूपरेखा के आधार पर होगा। अब ये शब्द क्या है अवधारणात्मक विचारबंद, यहां मैं चर्चा इसकी नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूं, पहले वाली क्लास देख लेना। तो क्या कहते हैं कि सिद्धांत का निर्माण किसके आधार पर होना चाहिए? अवधारणात्मक विचारबंद के आधार पर होना चाहिए। और डेविड ईस्टन कहता है कि ये जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञानी है ये तो इतिहास से चिपके हुए हैं, इसलिए अवधारणात्मक विचारबंद के आधार पर कोई भी नया सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। इस वजह से राजनीतिक विज्ञान का विकास क्या है? अवरुद्ध है। तो दो मूल कारण राजनीतिक विकास के अवरुद्ध के या राजनीतिक विकास के मार्ग में आने वाले दो अवरोध इन्होंने बताए हैं। मूल अवरोध इसको हम कह सकते हैं। कि डेविड ईस्टन का विचार हो गया राजनीतिक विज्ञान का अवरुद्ध विकास। मैंने शुरू किया था परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की स्थिति। हमने क्लास शुरू की थी कि राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति को लेकर चर्चा शुरू की थी, और जिसमें हमने लिया था सबसे पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान की स्थिति, जिसमें बात की थी कि हम यहाँ अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद में विकासशील देशों में राजनीतिक विज्ञान की स्थिति को देखेंगे। तो अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान की स्थिति क्या रही उस पर चर्चा हम कर चुके हैं, जिसके संदर्भ में 4 धाराओं की चर्चा हम कर चुके हैं। चार्ल्स ई मैरियम ने जो बांटा है उसकी चर्चा कर चुके हैं, और डेविड ईस्टन ने जो राजनीतिक विज्ञान के विकास में जो अवरुद्ध बताए हैं उसकी चर्चा हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति, या राजनीतिक विज्ञान कह लें या सिद्धांत कह लें। राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांत की स्थिति। और विकासशील देशों में भी हम विशेष रूप से जो बात करेंगे वो भारत की बात करेंगे। विकासशील देशों में भी विशेष रूप से हम किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे। विकासशील देशों में जैसे कि एशिया के देश, अफ्रीका के देश, यहाँ तो विकसित देशों की अपेक्षा राजनीतिक विज्ञान की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। हमने विकसित देशों के संदर्भ में भी बात कर ली है कि विकसित देशों में भी 21वीं शताब्दी तक राजनीतिक विज्ञान का कोई विशेष विकास नहीं था, लेकिन उनकी तुलना में विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ तो स्थिति और भी ज्यादा शोचनीय है। यहाँ तो बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ है, यहाँ तो बहुत ही गंभीर रूप से शोचनीय स्थिति है राजनीति विज्ञान की। और भारत की हम बात करें तो भारत में जो समाज विज्ञान है, और समाज विज्ञानों में भी विशेषतः जो राजनीति विज्ञान है उसमें मुख्यतः 4 दुर्बलताएं पाई जाती हैं। प्रश्न बन सकता है तो भारत में समाज विज्ञान
और समाज विज्ञान में भी विशेष रूप से राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान में भी विशेष रूप से राजनीति विज्ञान में 4 दुर्बलताएं पाई जाती हैं, 4 दुर्बलताएं पाई जाती हैं। और इन 4 दुर्बलताओं की बात करें तो पहली दुर्बलता है राजनीति सिद्धांत की, यानी उसकी अस्पष्ट व अनिश्चित भूमिका, अस्पष्ट व अनिश्चित भूमिका। यानी जो राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान है, इसकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है, कोई निश्चित भूमिका नहीं है, इसकी भूमिका को लेकर अस्पष्टता है, अनिश्चितता है। पहली कमी तो ये है, पहली दुर्बलता तो ये है। दूसरी दुर्बलता है संगति का अभाव, यानी विषय में संगति का अभाव है, विषय में क्रमबद्धता का अभाव है, विषय में संगति क्रमबद्धता का अभाव है। तीसरी जो कमी है वो है अक्षमता, यानी क्षमता नहीं है राजविज्ञान या समाज विज्ञानों में। और चौथी जो कमी है वो है इसके श्रोताओं की या पाठकों की भी कमी है। तो समाज विज्ञानों या राज विज्ञानों के श्रोताओं या पाठकों की भी कमी है। ये 4 दुर्बलताएं भारत के संदर्भ में राजनीति विज्ञान में पाई जाती है। पहली है कि राजनीति विज्ञान की अस्पष्ट और अनिश्चित भूमिका है, दूसरी संगति का अभाव है इस विषय में, तीसरा इस विषय में अक्षमताएं है, और चौथा इस विषय के लिए श्रोताओं या पाठकों की कमी है। इसी के संदर्भ में रजनी कोठारी ने लिखा है, भारत के संदर्भ में जो राजनीति विज्ञान में जो कमियां हैं, इसी कमी के संदर्भ में रजनी कोठारी ने लिखा है, रजनी कोठारी लिखता है कि राज विज्ञान का संगठनात्मक ढांचा, राज विज्ञान का संगठनात्मक ढांचा, राज विज्ञान का संगठनात्मक ढांचा राज विज्ञानियों की कार्य की मात्रा, राज विज्ञानियों की कार्य की मात्रा व गुण व निष्ठा, गुण व निष्ठा असंतोषप्रद है, असंतोषप्रद है। रजनी कोठारी ने आलोचना करते हुए क्या लिखा कि राजनीतिक विज्ञान का संगठनात्मक ढांचा, विज्ञानी जो है उनकी कार्य की मात्रा व गुण, और राज विज्ञानियों की निष्ठा है वो कैसी है, असंतोषप्रद है, असंतोषप्रद है। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति। देखो, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको एक और तो परंपरावादी विचारों ने और इतिहास ने बांध रखा है, एक और तो परंपरावादी विचारों ने और इतिहास ने बांध रखा है। दूसरा, परंपरागत राजनीति के अंतर्गत तथ्यों का ढेर है, तो तथ्यों या आंकड़ों के ढेर ने उलझा रखा है। इसलिए एक आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है, और एक आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत ही जो राजनीतिक विज्ञान की जो कमियां हैं, राजनीतिक विज्ञान पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, अविश्वसनीयता का, अस्पष्टता का, पिछड़ेपन का, उन कमियों को दूर कर सकता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिकता पर, तथ्यों पर
शोध व सिद्धांत की घनिष्ठता पर, सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया। तो जो परंपरागत राजनीति सिद्धांत है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत है, इसमें एक और तो पारंपरिक विचारों ने बांध रखा है इसको, पारंपरिक विचारों व इतिहास ने बांध रखा है, इतिहास ने बांध रखा है। और इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दूसरी ओर तथ्यों व आंकड़ों के ढेर ने उलझा रखा है, तथ्यों व आंकड़ों के ढेर ने उलझा रखा है। और इसीलिए आवश्यकता है एक आधुनिक वैज्ञानिक राजनीति सिद्धांत की। इसलिए आवश्यकता किसकी है? आधुनिक वैज्ञानिक राजनीति सिद्धांत की है। और ये जो आधुनिक वैज्ञानिक राजनीति सिद्धांत है, ये ही राजनीति सिद्धांत में जो आरोप लगे हैं अस्पष्टता का, पिछड़ेपन का, अविश्वसनीयता का, ये जो आरोप लगे हैं ना, इन आरोपों से ये आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत ही बचा सकता है। और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना हुई, और उसकी कमियों को सुधारने के लिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आया, जिसमें तथ्यों पर बल दिया गया, जिसमें यथार्थ के अध्ययन पर बल दिया गया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन पर बल दिया गया, जिसमें शोध और सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया, शोध और सिद्धांत के मध्य घनिष्ठ संबंध पर बल दिया गया। जिसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत तथ्यों पर बल, सिद्धांत निर्माण पर बल, सिद्धांत निर्माण पर बल, यथार्थ के अध्ययन पर बल, शोध व सिद्धांत की घनिष्ठता पर बल, शोध व सिद्धांत की घनिष्ठता पर बल। यानी जैसे जैसे शोध हो उसके साथ साथ सिद्धांत भी बने। केवल शोध किए जाएं, आंकड़े जुटाए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत का निर्माण भी साथ साथ होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति पर बल, वैज्ञानिक पद्धति पर बल इसमें दिया गया। ठीक है। कैटलिन लिखता है, कैटलिन ये लिखते हैं कि किसी भी विज्ञान की परिपक्वता, किसी भी विज्ञान की परिपक्वता उसके सामान्य सिद्धांतों, उसके सामान्य सिद्धांत की एकरूपता व अमूर्तीकरण, उसके सामान्य सिद्धांत की एक रूपता व अमूर्तीकरण की स्थिति से जानी जाती है, स्थिति से जानी जाती है। कैटलिन ये कहता है कि कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, कोई समाज विज्ञान हो, उसकी परिपक्वता उसके सामान्य सिद्धांत की एक रूपता, यानी कोई भी जो सामान्य सिद्धांत है उसमें एक रूपता कितनी है, भाई विभिन्न जो विचारक हैं वो उस सामान्य सिद्धांत पर एक रूप कितने हैं, उसका अमूर्तीकरण कितना हुआ है। यानी जो यथार्थ है, यथार्थ जो व्यवस्था है, उसके अध्ययन के लिए जो सिद्धांत है वो उसका यथार्थ का अमूर्तीकरण है। यथार्थ का क्या है? अमूर्तीकरण है, शाब्दिक विवेचन है। उस यथार्थ जो सिद्धांत, यथार्थ के आधार पर जो सिद्धांत बना, जो यथार्थ का अमूर्तीकरण है, यथार्थ का शाब्दिक अभिव्यक्तिकरण है,
वो उससे सामान्य सिद्धांत की एक रूपता की स्थिति क्या है, उसके अमूर्तीकरण की स्थिति क्या है, उसी से उससे सिद्धांत की परिपक्वता निर्धारित होती है। किसने कहा है? कैटले ने कहा है। डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन लिखता है कि किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि, किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि आनुभविक अनुसंधान व सिद्धांत दोनों के विकास व दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर है। वह दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर है। दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर है। तो डेविड ईस्टन क्या कहता है कि किसी भी विज्ञान की जो अभिवृद्धि है वो आनुभविक अनुसंधान और सिद्धांत दोनों के विकास पर निर्भर है और दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर है। यानी डेविड ईस्टन ने यह कहा था कि शोध और सिद्धांत दोनों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जितना शोध हुआ है उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण भी होना चाहिए। तो कोई भी राजनीति विज्ञान या विज्ञान है वो अभिवृद्धि यानी उसका विकास है, उसके अनुभविक अनुसंधान और उसमें सिद्धांत दोनों का विकास जितना होगा उतना ही विज्ञान की अभिवृद्धि होगी। साथ में इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यानी जितना शोध हुआ है, जितना अनुसंधान हुआ है, उतना सिद्धांत भी बनना चाहिए। केवल शोध किया जाए, तथ्यों का ढेर लग जाए, सिद्धांत नहीं बनता है तो भी विज्ञान की अभिवृद्धि नहीं होगी। ये किसने लिखा? डेविड ईस्टन ने लिखा है। नेक्स्ट ब्लूम। ब्लूम लिखता है कि जो सिद्धांत है वो न केवल जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करने बल्कि राजनीतिक चयन करने का उपकरण है। राजनीतिक चयन करने का उपकरण है। तो डेविड ब्लूम क्या लिखता है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करता है। यानी यथार्थ जो है, जो वर्तमान में जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करता है और उसके साथ साथ राजनीतिक चयन करने का उपकरण भी है। ब्लूम ने लिखा है। मीहान की कृति है द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस ये इनकी मीहान की कृति है 1971 की। ये कहते हैं कि एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के बिना अपने वातावरण को नहीं समझा जा सकता है, चाहे वो वातावरण भौतिक है या फिर सामाजिक है। इन्होंने लिखा है एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के बिना, एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के बिना अपने वातावरण को नहीं समझा जा सकता है, नहीं समझा जा
सकता है, चाहे वो भौतिक हो या फिर सामाजिक, चाहे वह भौतिक हो या सामाजिक। तो मियान क्या लिखता है कि एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के बिना अपने वातावरण को नहीं समझा जा सकता है, चाहे वो वातावरण भौतिक है या फिर सामाजिक है। डेविड ईस्टन, नेक्स्ट डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन की जो कृति है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, हमने डेविड ईस्टन का जब अवधारणात्मक विचार बंद देखा था तो उस समय डेविड ईस्टन की 4 कृतियों की बात की थी। उसी में से एक कृति इनकी है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 की एक कृति है और इसमें इन्होंने लिखा है कि एक जो सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टि से बढ़ते हुए अति तथ्यवाद व आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। तो इन्होंने लिखा है शैक्षिक दृष्टि से राज सिद्धांत बढ़ते हुए अति तथ्यवाद व आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। डेविड ईस्टन क्या कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से जो राज सिद्धांत है वो बढ़ते हुए अति तथ्यवाद व आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। इनका कहने का मतलब ये है, कई बार हम बात कर चुके हैं, कि डेविड ईस्टन है इस सिद्धांत निर्माण पर बल देता है। ये कहता है कि शोध के साथ साथ सिद्धांत भी बनना चाहिए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत शोध तो हुआ लेकिन सिद्धांत नहीं बनाए गए, सामान्य सिद्धांत नहीं बनाया गया। शोध से तथ्यों का ढेर लग गया, आंकड़ों का ढेर लग गया। इसी के संदर्भ में ये कहते हैं कि एक जो राज सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टि से जो अति तथ्यवाद या आंकड़ेबाजी है इससे निपटने में सहायता दे सकता है, यानी वो जो तथ्य और आंकड़े हैं उनके आधार पर एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर सकता है। इसी के साथ राजनीति सिद्धांत की स्थिति क्या है उसकी चर्चा कंप्लीट होती है। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति की चर्चा कंप्लीट हो गई और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति की चर्चा कंप्लीट हो गई। अब राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और महत्व, परिचय, स्थिति, प्रकृति, विशेषताओं को लेकर एक क्लास आपकी और बचती है जिसमें कुछ और बातें करेंगे। उसके बाद में फिर हम राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों पर चर्चा शुरू कर देंगे। तो सभी को क्लास अच्छी लगी होगी तो सभी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अभी तक आपने निर्माण क्लासेज जयपुर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने जो भी विचार हैं उन विचारों को कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।